हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सेकंड पेपर को देखेंगे जिसका नाम है भारत में शिक्षा समकालीन मुद्दे। ठीक है, और इसका यूनिट सेकंड होने वाला है। इसका नाम है भारत में शिक्षा से संबंधित मुद्दों। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जिसको भी पीडीएफ चाहिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और 23। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी डिटेल आपको इस पे मिल जाएगी कितने रुपए की होगी। ठीक है, और ज़्यादा रुपए की नहीं है, बस जाके जितना आपका किराया लगता है पढ़ाई जाने के तक की उतने ही रुपए की आपको मिल जाएगी। और दोनों मिल जाएगी, पवन सीरीज़ भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये गोल्ड सीरीज़ है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद जल्द ही इजी नोट वाली भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, तो उसको भी आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे गोल्ड सीरीज सबसे बेस्ट है आप लोग के लिए, और क्योंकि इस पर थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यू मिल जाता है। ठीक है, तो बुक कोई भी ले या ना ले, बट ये वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड, और इसका पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया भारतीय शिक्षा का इतिहास अति प्राचीन है। यहाँ वैदिक काल में ही शिक्षक प्रशिक्षण का विकास शुरू हो चुका था। उस समय यहाँ कक्षा नैकीय पद्धति प्रचलित थी। इसके द्वारा कुछ शिष्य गुरु होने का प्रशिक्षण से सहज में ही प्राप्त कर लेते थे। आज इसे छात्र अध्यापक पद्धति, कौन सी भाषा लिखी है पता नहीं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ते भी हैं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं इसको। और कहते हैं, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षक होने के लिए पूर्ण भिक्षु होना आवश्यक होता था। ठीक है, पहले के आप लोगों ने काफ़ी पढ़ भी लिया है कि पहले कैसे चलती थी शिक्षाकालीन और शिक्षा थी, और अब कैसे शिक्षा है। फिर दिया गया है, शिक्षक बनने के इच्छुक भिक्षु विभिन्न धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों का उच्च ज्ञान प्राप्त करते थे, और साथ ही अपने से निम्न स्तर के शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इन विषयों को मठों एवं विहारों के निर्माण, उनके रख रखाव और संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। मध्यकालीन शिक्षा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मदरसों में कक्षा नायकीय प्रणाली तो प्रचलित थी, परंतु उसका उद्देश्य शिक्षक तैयार करना नहीं था, शिक्षकों का कार्यभार कम करना। यह बात दूसरी है कि कुछ कक्षा नायक आगे चलकर अच्छे शिक्षक बन जाते थे। ठीक है, फिर आगे दिया गया है इस पे, हमारे देश में आधुनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षा की शुरुआत यूरोपीय मिशनरियों ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ क्या है। फिर प्रारंभ में तो ये भी शिक्षकों को केवल विषय के शिक्षण में प्रशिक्षित करते थे, परंतु आगे चलकर इन्होंने प्रशिक्षार्थियों को शिक्षा और शिक्षण के मूल्य तत्वों का सैद्धांतिक ज्ञान कराना भी शुरू किया। आज तो भारत में शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा के रूप में विकसित है। फिर है, शिक्षक प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षक शिक्षा कहने के कई कारण हैं। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक के अनुसार, अब देखिए ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। प्रशिक्षण तो सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों और पशुओं को दिया जाता है, शिक्षकों को तो शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये काफ़ी अच्छा है, और आपको मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा पहली बार में। जैसे कि इस पे आप लोगों ने देखा कि सर्कस में भी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जो प्रशिक्षण है व्यक्तियों और पशुओं को दिया जाता है सर्कस में, बट शिक्षकों को क्या दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ये किसने बोला है, किलपैट्रिक ने बोला है। फिर तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षण केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित होता है, जबकि जो शिक्षा होती है शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है। सच बात यह है कि आज शिक्षकों को केवल कक्षा शिक्षण के कौशल से ही प्रशिक्षित नहीं किया जाता, अपितु उन्हें शिक्षा के मूल आधारों दार्शनिक, समाजशास्त्र, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक का सामान्य ज्ञान भी कराया जाता है। साथ ही अपने देश अथवा राष्ट्र की शिक्षा के क्रमिक विकास का भी ज्ञान कराया जाता है। समय विशेष की शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों से, हाँ,
भी परिचित कराया जाता है और इस प्रकार उनमें शिक्षा और शिक्षण के प्रति एक अंतर्दृष्टि विकसित की जाती है जो उन्हें अच्छा शिक्षक बनने में सहायक होती है। और यह सब शिक्षण प्रशिक्षण शब्द से अभिव्यक्त नहीं होता है, इसके लिए शिक्षक शिक्षा शब्द का प्रयोग ही उपयुक्त है। ठीक है, अब देखिए भारत में जो दूर शिक्षा का स्वरूप था वो कैसा था देख लेते हैं। समानता दूर शिक्षा से अर्थ है दूर दराज में रहने वाले उन व्यक्तियों की शिक्षा से लिया जाता है जो किसी कारण किसी स्तर की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए अथवा नहीं कर पा रहे, परंतु दूर शिक्षा का अर्थ इससे भिन्न है। वास्तव में दूर शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक और शिक्षण संस्थानों से दूर बैठे उन बच्चों, युवकों और प्राणों को की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जो किसी कारण किसी स्तर की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए अथवा नहीं कर पा रहे और उनमें उसे प्राप्त करने की इच्छा, लगन, शक्ति है। क्योंकि इस प्रणाली में सिखाने वाले अपने से दूर बैठे बच्चों, युवकों, प्राणों की सीखने में सहायता करते हैं, इसीलिए इसे दूरस्थ शिक्षा अथवा दूरवर्ती शिक्षा या फिर डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है। और चूंकि इस प्रणाली में सीखने वाले शिक्षण संस्थानों में उपस्थित हुए बिना घर बैठे सीखते हैं, इसीलिए कुछ विद्वान इसे दूरस्थ अध्ययन, डिजिटल लर्निंग या डीएल, और कुछ विद्वान इसे गृह अध्ययन, होम स्टडी कहते हैं। दूर शिक्षा को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, दूर शिक्षण डिस्टेंस टीचिंग और परिसर बाहर अध्ययन ऑफ कैंपस स्टडी। ठीक है, तो जितने नाम दिए गए हैं ये सब आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो याद हो जाए क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा तो याद ही हो जाएगा। डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, होम स्टडी हो गया, डिस्टेंस टीचिंग हो गया, ऑफ कैंपस स्कूल हो गया। ये सारे नाम क्या है आपकी ऑनलाइन स्टडी का भी मान सकते हैं या तो हाँ ऑनलाइन स्टडी भी अगर आ जाएगा तो वो भी हो सकता है। ठीक है, दूर से क्योंकि दूर से ही शिक्षक पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे भैया, उसी से पढ़ाएंगे ही। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इस पे दिया गया है दूर शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी भाषा में शॉर्ट हैंड का विकसित करने वाले हाईजैक पिटमैन ने की थी। देखिए अब ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है, शॉर्ट हैंड। ठीक है, जो आप लोगों को पता ही होगा शॉर्ट हैंड राइटिंग, तो किसने करी थी? आइजैक पिटमैन ने की थी। इन्होंने 1840 में दूर बैठे शॉर्ट हैंड सीखने से इच्छुक व्यक्तियों को शॉर्ट हैंड के पाठ डाक द्वारा प्रेषित किए। फिर उसके कुछ वर्ष बाद 1856 में जर्मन के लैंगेनशीट और टासेंट ने पत्राचार द्वारा भाषाओं का शिक्षण शुरू किया। फिर 1873 में अमेरिका में पत्राचार द्वारा अनुदेशंस को संगठित करने का प्रयत्न किया गया। फिर 1890 में जर्मन और स्वीडन में पत्राचार संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, तो जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये सब आप लोग नोट डाउन कर ले या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें। फिर इस पे दिया गया धीरे धीरे इसका प्रचार अन्य देशों में हुआ। फिर 1938 में अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद इंटरनेशनल काउंसिल फॉर करस्पॉन्डिंग एजुकेशन ICCE। देखिए एक तो यहाँ से देखिए एक तो ईयर याद होगा, फिर इसके बाद आपको ये फुल फॉर्म हो गया यहीं पे मिल जाएगा। इससे आपका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ये डबल सी जो दिख रहा है इस पे दूसरे सी का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, पहले सी का मतलब क्या होगा, काउंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं पूछेगा, बस सी का पूछेगा तो ठीक। तो ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें, सबसे बेस्ट है। फिर है रूस संसार का पहला देश है जिसकी सरकार ने 1962 में पत्राचार के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। तो कौन सा ऐसा देश है? तो पहला देश कौन हो जाएगा? रूस है। फिर रूस में पत्राचार प्रणाली की सफलता के आधार पर कई अन्य देशों में भी इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाया गया। हमारे देश में सर्वप्रथम 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स इस पे ये वाला जो पैरा है इसमें दिए गए हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दिया गया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सामान्य परिचय।
तो इस पे दिया गया है, इस परिषद की जो स्थापना हुई है केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 1961 को पूर्व स्थापित राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, ठीक है। आप देखिए इसका जो फुल फॉर्म ये तो लिखा हुआ बट इसको शॉर्ट में भी लिख लीजिए, NIBE, माध्यमिक शिक्षा प्रचार प्रसार कार्यक्रम निर्देशन से डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक्सपेंशन प्रोग्राम, इसको भी आप लोग लिख लीजिए DSEEP। फिर है शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरो, एजुकेशनल से एंड वोकेशनल से गाइडेंस ब्यूरो। फिर है राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य साधन संसाधन संस्थाएं जो दी गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एडिट्स एवं पाठ्य पुस्तकें ब्यूरो, टेक्स्ट बुक ब्यूरो को मिलाकर उनके स्थान पर की थी और इसे स्कूली शिक्षा पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रचार एवं उन्नयन का कार्यभार सौंपा था, ठीक है। फिर दिया गया है इसे संक्षेप में NCERT, ठीक है, NCERT कहते हैं। इसका कार्यकाल भी श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके मुख्य अधिकारियों को क्षेत्रीय सलाहकार फील्ड एडवाइजर कहते हैं। बड़े प्रांतों में ऐसा एक कार्यालय है और कई छोटे छोटे प्रांतों को मिला के एक कार्यालय है, ठीक है। आप देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1961 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उस पर दिया गया है वर्तमान में इसका संगठन 3 स्तरों में है। पहला सामान्य निकाय जनरल बॉडी जिसके अध्यक्ष केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। सदस्यों में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा जो है ये तो पहला था, अब सेकंड में आ जाते हैं कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसके अध्यक्ष केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्री और उपाध्यक्ष केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री होते हैं। फिर है सदस्यों में केंद्रीय शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक मुख्य हैं। फिर है मनोनीत सदस्यों में 4 शिक्षक प्रतिनिधि और 2 शिक्षाविद होते हैं। और तीसरी जो है उसमें परिषद काउंसिल है जिसके सर्वोच्च अधिकारी को निर्देशक कहते हैं। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर है परिषद के विभिन्न कार्यों को संपादन करने के लिए अकादमिक स्टाफ है और उनकी सहायता के लिए कार्यालय स्टाफ है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सामान्य परिचय। अब इसका जो है सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो इस परिषद की जो स्थापना है 1973 में की गई थी। दिसंबर 1993 में संसद में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक्ट 1993 पास कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर है 1995 में इस एक्ट के अनुसार इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में इस संस्था में 3 पूर्णकालीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव, ठीक है। इनका कार्यकाल 4-4 वर्ष होता है। इनके अतिरिक्त 52 सदस्य हैं। इनमें कुछ पदेन हैं और शेष मनोनीत हैं। पदेन सदस्यों में कुछ सदस्य होते हैं केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का शिक्षा सचिव, UGC का अध्यक्ष, NCERT का निर्देशक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NUEPA का निर्देशन, CBSE का अध्यक्ष, अध्यक्ष योजना आयोग का परामर्शदाता, वित्त सलाहकार, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का सेक्रेटरी और क्षेत्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष। और मनोनीत सदस्यों में कुल जो मुख्य सदस्य हैं वो 3 सदस्य संसद से, 3 सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों से, 9 सदस्य प्रांतीय सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वाले में से हैं। फिर है 13 सदस्य विभिन्न स्तर की शिक्षा के विशेषज्ञों में से हैं। इन मनोनीत सदस्यों का जो कार्यकाल है 2-2 वर्ष होता है
और इस प्रकार कुल 55 आपके एक बड़ी जमात जिसके शिक्षक शिक्षा विषयों को पढ़ते। अब कुल मिला के इस पे ये सब दिया गया है, बट आपका इस पे इम्पोर्टेंट कुछ ही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने इस पे ऊपर साइड देख ली है। ठीक है, ये दिया गया उत्तरी का जो आपका जो 4 क्षेत्र हैं रीजनल कमिटीज़, उनको देख लेते हैं। उत्तरी का जयपुर में, दक्षिणी का आपका बेंगलुरु में, पूर्वी में भुवनेश्वर और पश्चिमी में भोपाल में। तो यह परिषद अपने कार्यों का संपादन इस क्षेत्रीय समितियों के माध्यम एवं सहयोग से करती है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें कुछ आपको फुल फॉर्म दिख जाएंगे, कुछ डेट्स हैं वो मिल जाएंगी, और कितने सदस्य हैं ये नहीं पूछा जाएगा, बस खाली आपको डेट से इसमें से याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है यूनिट सेकंड का। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।